यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला साहब, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित साथीगण, सभी सम्मानित एमपी एमएलए साहिबान, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद डोटासरा जी, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, क्या हुआ, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएम, डीटीपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी के सम्मानित प्रतिनिधिगण, विधायक राजकुमार गौड़ जी, संयम लोढ़ा जी, एनजीओ के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित धर्मगुरु, विशेषज्ञ चिकित्सकगण, हमारे मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी, डीजीपी लाठर साहब, अखिल अरोड़ा जी, अभय कुमार जी, कुलदीप रांका जी, वैभव गालरिया जी, भवानी सिंह देथा जी और चिकित्सा सचिव माननीय सिद्धार्थ महाजन जी और वीसी से जुड़े हुए तमाम प्रदेश के साथियों, मैं समझता हूं कि जब से कोरोना महामारी का प्रकोप हमारे प्रदेश में आया है, हम कोरोना के प्रबंधन में भी पूरे देश में अग्रणी राज्यों में रहे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से कोरोना से लड़ाई हमारी सारे विपक्षी दलों को, सारे धर्म गुरुओं को, सारे एनजीओ को और सारे चिकित्सकों को उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके शुरू की। आज 15-16 महीने हो गए, प्रदेश के भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई, रामगंज मॉडल की चर्चा हुई। कोविड प्रबंधन में प्रदेश की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो वैक्सीनेशन में भी राजस्थान पूरे कंट्री में अग्रणी राज्यों में रहा, जैसा भी सिद्धार्थ महाजन जी ने प्रेजेंटेशन में बताया। मैं समझता हूं कि 16 जनवरी को हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हुआ और हमने नवंबर में तैयारी कर ली थी कि राजस्थान में स्टोरेज की पर्याप्त कैपेसिटी हो, तो हमने 3 स्टोरेज सेंटर राजधानी जयपुर में बनाए, 7 संभागीय मुख्यालय पे बनाए और मेडिकल के हमारे 34 जिले हैं, वहां पे हमने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की। सारे राजस्थान में 2444 कोल्ड चेन पॉइंट हमने बनाए। जितनी भी वैक्सीनेशन साइट थी, चाहे सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच, डीएच, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल या जो अन्य साइट्स जिनका जिक्र अभी प्रेजेंटेशन में किया, साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 18-20 हजार जगह राजस्थान में वैक्सीनेशन साइट्स डेवलप हुई। हमारे मैन पावर को ट्रेन किया गया और जो वैक्सीनेशन के बाद में साइड इफेक्ट्स की बात की गई, उन साइड इफेक्ट्स के बारे में भी ट्रेनिंग हमारे मैन पावर को दी गई। अब ये पहला दौर चला 16 जनवरी को, फिर 2 मार्च को फ्रंटलाइन वर्कर्स का, उसके बाद में 60 से अधिक उम्र के लोग और 45 से 59 साल के कोमोर्बिड लोगों को, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के एज ग्रुप को, ये फेज मैनर में वैक्सीनेशन का काम पूरे कंट्री में और हमारे स्टेट में भी लागू। फिर अचानक प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को भी हम 1 मई से वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि इस एज ग्रुप के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी, चाहे वो आर्थिक जिम्मेदारी हो वैक्सीन की, वैक्सीन को खरीदने की जिम्मेदारी भी और वैक्सीन को लगाने की जिम्मेदारी भी, वो राज्यों के ऊपर छोड़ दी। हमारा जो इस 18 से 44 साल के एज ग्रुप का तबका है, वो करीब 3 करोड़ 25 लाख लोग हैं बेनिफिशियरी। अगर उनको 2 डोज लगाते हैं तो 6.5 करोड़ वैक्सीन वेस्टेज को मिलाएंगे, 6.25-7 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, जिसका अनुमानित लागत 3000 करोड़। अब ये बजट से पहले अगर बता दिया जाता तो हम बजट में प्रोविजन कर लेते, लेकिन अचानक जब ये कहा गया कि राज्यों को वहन करना है, तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि हम इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेशन प्रदान करेंगे और ये 3000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। हमने करीब 101 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक को एडवांस दे दिया। वैक्सीन भी आई
दोनों ही कंपनियों के द्वारा 1 मई से हमने तो राजस्थान में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। और साथ में कैबिनेट ने यह भी तय किया ग्लोबल टेंडर करेंगे, क्योंकि वैक्सीन यहाँ आज तक मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में दोनों कंपनियां कितनी वैक्सीन बना रही है, कितनी उसमें से एक्सपोर्ट की जा रही है, कितनी भारत सरकार को उस वक्त जब राज्यों को यह वहन करना था बाहर, तब 45 से ऊपर के एज ग्रुप को कितनी मात्रा में दे रहे हैं, और 18 से 44 के लिए जो हम खरीदेंगे राज्य, उसके लिए कितनी उनके पास वैक्सीन उपलब्ध है, इसका डाटा हमारे पास नहीं दे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने करीब 102 करोड़ रुपए, 101 करोड़ रुपए इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को जो वैक्सीन बनाती है उनको एडवांस दिया, और 31 मई तक इन्होंने करीब 60 करोड़ की वैक्सीन, 17,87,000 के लगभग वैक्सीन हमको दी, और जीरो वेस्टेज के साथ हमने करीब 18 लाख से भी ज्यादा इस एज ग्रुप के लोगों को फर्स्ट डोज के रूप में लगाया। अभी भी हमारे 40 करोड़ रुपए उनके पास एडवांस है। हम वैक्सीन का इंतजार 9 तारीख को उन्होंने देने का कहा था, अब कितनी आई उसके बाद बहुत कम मात्रा में आई, अभी भी बाकी है। लेकिन वो वैक्सीनेशन 1 मई से जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी वो राजस्थान में हमने जारी रखा। फिर जब ग्लोबल टेंडर पॉसिबल नहीं हुआ, अन्य राज्यों ने भी किया, तो इसके लिए विदेश मंत्रालय और जहां जहां वैक्सीन बनती है जिन देशों में, उनके दूतावासों की भूमिका रहती है। जो यहाँ पे वेंडर्स आए हमारे ग्लोबल टेंडर में, उनके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई कौन करे। हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। तब जाके हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन वैक्सीन का इतिहास है देश में, आज तक आजादी के बाद जितना वैक्सीनेशन हुआ वो सब भारत सरकार ने उसका खर्चा वहन किया। वैक्सीन उपलब्ध भी भारत सरकार ने कराई, राज्यों ने तो सिर्फ वैक्सीन लगाई है। ये पहला दौर था जब एक एज ग्रुप विशेष के लिए ये कहा गया कि राज्य लगाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जब वैक्सीन देश में उपलब्ध नहीं, पैसा देने के बावजूद ग्लोबल टेंडर हमारा फेल हो गया, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया। और सबसे बड़ी समस्या ये कि एक देश में, जब हमारे देश में वैक्सीन बन रही है, तो उसमें 3-3 कीमत कैसे हो सकती है। भारत सरकार को 150 रुपए में, राज्यों को अधिक कीमत पे, और प्राइवेट सेक्टर को अधिक कीमत पे। ये जो भ्रांतियां हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। उन्होंने भी भारत सरकार से जवाब तलब किया कि भाई ये अलग अलग कीमतें क्यों हैं, और वैक्सीनेशन जो एक एज ग्रुप का अपने राज्यों पे छोड़ा है उसके क्या कारण रहे, आप क्यों नहीं वैक्सीनेट कराते उनको। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, और उन्होंने 21 जून से पूरे तबकों को, 18 साल से ऊपर के जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, 45 से एज ग्रुप के ऊपर के तो पहले ही कर रहे थे, ये 18 से 44 का और जोड़ के, और 21 जून से उन्होंने वैक्सीनेशन की घोषणा की। हम स्वागत करते हैं, ये पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि नहीं तो भ्रांतियां नहीं होती, ना इतना समय व्यस्त होता। क्योंकि सुरक्षा कवच है दो ही, एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, हाथों को सैनिटाइज करना है, और भीड़ में अनावश्यक रूप से नहीं निकलना। तो राजस्थान तो फॉर्चुनेटली पहला राज्य है जिसने मास्क पहनने की अनिवार्यता का विधानसभा में कानून बनाया। और दूसरा सुरक्षा कवच ये वैक्सीन है, लेकिन ये भी तब कारगर है जब टाइम बाउंड हो। अगर टाइम बाउंड वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हमारे प्रदेश में 8 करोड़ लोग रहते हैं, 8 करोड़ लोगों को अगर 2 डोज लगाना है तो 17 करोड़ डोज तो हमको वैसे चाहिए। 10% अगर वेस्टेज मिलाते हैं तो कितनी डोजेज हमको चाहिए। अब हमने जो हमको डोजेज मिली 2 करोड़ 21 लाख के करीब, हमने 2 करोड़ 8 लाख डोजेज लगा दिए, करीब कुछ फर्स्ट डोज के रूप में, कुछ सेकेंड डोज के रूप में। लेकिन अभी भी सेकेंड डोज जिनकी ड्यू है उनका लगना बाकी है, और ये जो नया तबका जुड़ा है इनके लिए भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की स्थिति साफ होनी चाहिए। पहले मई के पहले पखवाड़े में हमारे लिए कोटा बांध दिया, इतनी वैक्सीन आपको मिलेगी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए। फिर दूसरे पखवाड़े के लिए डोज तय कर दिए गए, उसमें कम किया। फिर जून के पहले पखवाड़े के लिए भी तय कर दिया गया। मेरा मतलब है कि राजस्थान की कैपेसिटी एक दिन में हमने 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है, और कई अवसर ऐसे आए जब पर्याप्त वैक्सीन थी तो हमने लगभग 5 लाख लोगों को
वैक्सीनेट किया है। अभी 20 लाख डोज आई, हम हर रोज 4 लाख लगा रहे थे। तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, और अगर हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भारत सरकार उपलब्ध कराती है तो हम एक दिन में 15 लाख डोजेज लगाने की क्षमता राजस्थान में है, और उससे हम टाइम बाउंड वैक्सीनेशन कर सकते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ चिकित्सक तीसरी वेव की बात कर रहे हैं। अब उसके आने से पहले पहले अगर राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए, दोनों डोज लग के, तो एक तरफ मास्क की अनिवार्यता का कानून बनाया हमने, उसका एनफोर्समेंट हम कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये वैक्सीन की सुरक्षा कवच ये भी हम प्रदेश के लोगों को दे सकते हैं। कई बार जो वेस्टेज की बात करते हैं, तो वेस्टेज तो अभी बताया आपको प्रेजेंटेशन में, 0.7% वेस्टेज हुआ है। 10% वेस्टेज तो भारत सरकार अनुमति कर रही है। और जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां प्रदेश की है, आदिवासी इलाके में तो आज भी लोगों में भ्रांतियां हैं। आज ये जो वीसी बुलाई है, कल से जो वैक्सीनेशन शुरू होगा, आप सब लोगों को इन्वॉल्व करते हुए मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि राजस्थान में अच्छा वातावरण बने, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए। जिन इलाकों में भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को हम सब मिलकर दूर करें कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पे आए। इसी से किसी के जीवन को कोई खतरा नहीं, बल्कि जीवन बचाती है वैक्सीन। कुछ लोग ड्रॉप आउट है सेकेंड डोज के लिए, उनको प्रेरित करके लेके आए। कुछ लोग लेफ्ट आउट है, उनको हम प्रेरित करें। कुल मिला के आज सरकार आईईसी की एक्टिविटी चला रही है। सरकार पोस्टर, पैम्पलेट, विज्ञापन, हर दृष्टिकोण से हमारे डोर टू डोर सर्वे के जो हमारी टीमें हैं वो पूरे घरों में गई। किसी जिले में 3 बार गई, किसी जिले में 2 बार गई, किसी जिले में 1 बार, और लगभग 18 लाख आईएलआई सिम्टम्स वाले केसेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, मेडिकल किट दी है उनको समझाया है जगह जगह जाके कि आप वैक्सीन लगवाइए। लेकिन जब तक हम लोग जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, एनजीओज हैं, सब लोग समन्वित रूप से वैक्सीनेशन की ड्राइव को मोटिवेट करने का काम अपने आप में नहीं लगे। मैं समझता हूं टाइम बाउंड वैक्सीनेशन में कई कठिनाइयां आ रही, उन कठिनाइयों का निराकरण तभी संभव हो सकता है। वैसे मैं आपको निवेदन कर दूं कि राजस्थान के अंदर हमने चाहे निशक्त जन हो, कैदी हो, भिखारी हो, जो हिंदू विस्थापित है, पाक विस्थापित वो हो, जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, उनके विशेष कैंप आयोजित करके उनको हमने वैक्सीनेट किया है। हमने ट्रांसपोर्टर्स को, सब्जी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को, राशन डीलर्स को, औद्योगिक और निर्माण श्रमिकों को, और होटल व्यवसायियों को, अधिवक्ताओं को, फार्मासिस्ट को, इन सब लोगों के लिए हमने अलग से कैंप लगाए और उनको वैक्सीनेट किया है। मैं तो ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब भारत सरकार से भी अनुरोध करें, क्योंकि हमारी कठिनाई सबसे बड़ी ये है कि हमारी सारी तैयारी होने के बावजूद भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं उपलब्ध होती। कई बार आपूर्ति आती है, कई बार गड़बड़ा जाती है। अगर ये नियमित आपूर्ति प्रदेश को मिलती रहे तो राजस्थान का वैक्सीनेशन आप सब लोगों की मदद से हम टाइम बाउंड कर पाएंगे, और टाइम बाउंड ही हम इस कार्यक्रम को पूरे राजस्थान में पूरा करेंगे। डिस्पोजल के बारे में कई तरह की खबरें छपी, कई तो हमारे जिम्मेदार राजनेताओं ने यहां तक कह दिया 11.5 लाख वैक्सीन हमने बर्बाद कर दी। वे सिर पर बात की बात हम येलो बैग में डिस्पोजल करते हैं, डस्टबिन में डाल दी, गड्ढे में गाड़ दी। सनसनीखेज समाचार तो हो सकते हैं, लेकिन पूरा अध्ययन करना चाहिए हमको कि भारत सरकार की गाइडलाइन क्या है। उसी गाइडलाइन के तहत हमारे अगर हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे चिकित्सा संवर्ग के लोग, डॉक्टर्स, अगर महामारी के इस दौर में उनका मनोबल किसी रूप में टूटता है, मैं समझता हूं कोरोना से लड़ने में भी और वैक्सीनेशन में भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मेहरबानी करके इनके मनोबल को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए, इनको हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन सब मिलके इनका अगर मनोबल बढ़ाएंगे तो राजस्थान में एक अच्छा वातावरण बनेगा और हम कोरोना की महामारी से भी डट के मुकाबला कर सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी हमने नहीं रखी है। जहां 0 टेस्टिंग फैसिलिटी थी, आज आरटीपीसीआर टेस्ट जो सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है
70 जगह पे हम राजस्थान में 1,45,000 टेस्ट करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान में ऑक्सीजन की जो कमी हमने दूसरे दौर की वेव में देखी, महसूस की, और जिन कठिनाइयों को हमने महसूस किया उनको सामने रखते हुए आज तीसरी वेव की जो आशंका जताई जा रही है, हम उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे अनुभव रहे, आज ऑक्सीजन की कमी है राजस्थान में, तो हम लोग 1,000 मैट्रिक टन आने वाले 1.5 महीने में राजस्थान में उत्पादन हो, उसके लिए कुछ भारत सरकार के DRDO के माध्यम से ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग रहे हैं, कुछ हमारा NHM लगा रहा है, शांति धारीवाल जी का डिपार्टमेंट करीब 122 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट 83 जगह पर राजस्थान में लगा रहा है। इसके अलावा हमारा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा रहा है, कुछ दानदाता और भामाशाह लगा रहे हैं। हम 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के प्रोक्योरमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 14,000 हमने खरीद भी लिए हैं, बाकी भी पाइपलाइन में। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 1.5 महीने के अंदर अंदर राजस्थान 1,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता पैदा करेगा। और जो बच्चों की वेव आने की बात की जा रही है, राजस्थान के जितने बच्चों के अस्पताल है उनके नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे SNC हो, चाहे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हो, उनको मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी राजस्थान की 350 CHCs को हमने सेलेक्ट किया है, सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों को, वहां पे 4-5 बेड का ICU डेवलप किया जा रहा है। हमने उनको सेलेक्ट किया है, उनको फंडिंग की जाएगी। वहां जो इक्विपमेंट है, हमने जो चेकलिस्ट बनाई है, उसमें जो गैप हो, उस गैप का एनालिसिस किया जा रहा है और पैसा उनको ट्रांसफर करके आने वाले 1.5 महीने में राजस्थान की इन 350, हो सकता है 400 भी हो जाएंगे, इन CHCs को मजबूत करेंगे ताकि हमारा जिला अस्पताल का लोड कम हो जाए, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों का लोड कम हो जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि महामारी के इस दौर में एक ऐसा वातावरण हमारे प्रदेश में बनना चाहिए, चाहे विचारधारा कोई भी हो हमारी, लेकिन हम हर विचारधारा से ऊपर उठ के इस महामारी का मुकाबला कैसे करें, अनावश्यक आलोचना से बचे और मिलजुल कर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के राजस्थान की जनता को सुरक्षित बनाने के लिए। तीसरी लहर अगर आती है, नहीं आती है, इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आती है तो हम सब मिलकर उसका डट के मुकाबला करें। राजस्थान पहले भी हमारा स्लोगन था, सतर्क है और सुरक्षित है। आगे भी राजस्थान सतर्क रहेगा और सुरक्षित रहेगा। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने BC में जुड़े। आप यही इस बात का द्योतक है कि आपकी रुचि है कि राजस्थान में कोरोना प्रबंधन से हम मिलजुल के लड़े, वैक्सीनेशन का काम ठीक ढंग से हो। तो मैं समझता हूं जिन जिन का जहां जहां प्रभाव है, हमको टाइम पे वैक्सीन मिल जाए। हमारे से भी गलतियां हो सकती है, भारत सरकार के स्तर पे भी हो सकती है, ये वक्त गलतियां देखने का नहीं है। मैं तो आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, शायद नेता प्रतिपक्ष कटारिया साहब जुड़े हुए नहीं है, तो हमारे उपनेता महोदय सम्मानीय श्री राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वास्थ्य मंत्री जी, और विशेष तौर पर धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका